बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 25 उसका पहला टॉपिक पढ़ा था, जो था इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, और इसके साथ इंशाल्लाह फूड चेन और फूड वेब को भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें इकोसिस्टम के कंपोनेंट की, तो पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट वो है जो जिंदा है और दूसरे वो होते हैं जो नॉन लिविंग हैं। तो पहले कंपोनेंट को लास्ट टाइम भी हम लोगों ने नाम दिया था बायोटिक कंपोनेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड प्रोकैरियोट्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। यानी माहौल के जितने भी जिंदा अज्जा हैं उनको मजमूई तौर पर बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक फैक्टर का नाम दिया जाता है। जैसा कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इस प्लांट और इन एनिमल्स के इर्द गिर्द पाई जाने वाली तमाम जिंदा चीजें इनका एनवायरनमेंट है। तो इनके एनवायरनमेंट में मौजूद प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, जितनी भी जिंदा चीजें आपको इनके इर्द गिर्द नजर आएंगी वो इनके माहौल का या फिर इनके इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अगर बेटा बात की जाए कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स कहां कहां तक फैले हुए हैं, तो हम कहेंगे बायोस्फीयर। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने बायोस्फीयर की डेफिनेशन आपको बताई थी। जमीन के ऊपर यानी सरफेस पर, जमीन से ऊपर हवा में, और जमीन के नीचे वाली लेयर्स में, हर वो जगह जहां जिंदगी मुमकिन है उसे बायोस्फीयर कहा था। तो बायोस्फीयर इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ extending about 8 to 10 किलोमीटर to the upper reaches of the atmosphere। यानी अगर जमीन की सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करें तो तकरीबन 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहां तक जिंदा चीजें मौजूद होती हैं। बिल्कुल इसी तरह एंड द सेम डिस्टेंस इनटू द डेप्थ ऑफ द सी, अगर समंदर की गहराई में 10 किलोमीटर तक इंसान चला जाए तो वहां पर भी जिंदा चीजें मिलती हैं। तो बेटा ये एक छोटा सा व्यू था कि बायोटिक कंपोनेंट तकरीबन कहां कहां तक मौजूद है। अब अगर बेटा बात की जाए ए बायोटिक कंपोनेंट, जो इकोसिस्टम का दूसरा बड़ा कंपोनेंट थे, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। मिसाल के तौर पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इन चीजों का जो माहौल है इसमें लाइट मौजूद है, एयर मौजूद है, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, और ये तमाम चीजें नॉन लिविंग हैं। तो ये तमाम नॉन लिविंग चीजें मिलकर इनके इकोसिस्टम का ए बायोटिक हिस्सा बनाएंगी। अगर बेटा बात की जाए ए बायोटिक कंपोनेंट की, तो कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक टर्म है हाइड्रोस्फीयर। बेटा आप अच्छी तरह जानते हैं हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, स्फीयर का मतलब होता है प्लेस। सो जमीन का वो हिस्सा जहां पर पानी मौजूद है, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं राउंड अबाउट 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज कवर्ड बाय वाटर। तकरीबन 70% हिस्से पर पानी है और 30% हिस्सा तकरीबन खुश्क है। तो जमीन का वो हिस्सा जहां पर पानी मौजूद है बेटा, इसे नाम दिया जाएगा हाइड्रोस्फीयर का। जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म बेटा यहां पर इस्तेमाल होती है वो है लिथोस्फीयर। तो बेटा याद रखिएगा
लिथो का मतलब होता है खुश्की, या फिर इसका मतलब होता है साइल, यानी जमीन के खुश्क हिस्से को या फिर मिट्टी वाले हिस्से को जहां पानी मौजूद नहीं होता, इसे नाम दिया जाता है लिथोस्फीयर। इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? द प्लेस ऑफ इकोसिस्टम विच इज ड्राई इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। तो बेटा तीसरी टर्म जो इस्तेमाल की जाती है वो है एटमॉस्फियर। वंस अगेन, एटमो मीन एयर और स्फीयर का मतलब होता है प्लेस, यानी ये हमारे इकोसिस्टम का वो हिस्सा है जहां पर हवा मौजूद होगी, इसे नाम दिया जाता है एटमॉस्फियर। द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम वेयर एयर इज प्रेजेंट इज नोन एज एटमॉस्फियर। अच्छा बेटा, अब हम लोग बात करेंगे इकोसिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस जो है वो हो रहे होते हैं। तो अच्छी तरह याद रखिएगा, छोटा सा टॉपिक है प्रोसेस इन इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बेटा जब भी आप इकोसिस्टम में होने वाले प्रोसेस और जिंदा और बेजान चीजों के दरमियान इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तीन तरह के काम बेटा इकोसिस्टम में हर वक्त हो रहे होंगे। उनमें से बेटा पहला काम है फीडिंग, यानी जिंदा चीजें अपने माहौल से चीजें लेकर खाती हैं या वो बनाती हैं। सिमिलरली जो दूसरा काम हो रहा होगा वो है सर्कुलेशन ऑफ केमिकल्स, यानी माहौल के नॉन लिविंग कंपोनेंट से कुछ एलिमेंट लिविंग कंपोनेंट यानी जिंदा चीजों में आएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिंदा चीजों से कुछ एलिमेंट नॉन लिविंग चीजों में जाएंगे। इसे कहा जाता है सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। अच्छा बेटा, तीसरा काम क्या हो रहा होगा? फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा, किसी भी इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल है, ये सर्कुलर नहीं होता। इस लेक्चर के बाद वाले हिस्से में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि इसका फ्लो किस तरह से लीनियर है, यूनिडायरेक्शनल है, सर्कुलर नहीं है। तो बेटा अगर हम लोग माहौल के बायोटिक कंपोनेंट के आगे कितने हिस्से हैं, याद रखिएगा इससे पहले आपने इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट पढ़े हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। तो अभी हम लोग बायोटिक कंपोनेंट की आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट को किन किन हिस्सों में तकसीम किया गया है ब्रॉडली। तो बेटा याद रखिएगा, एन इकोसिस्टम कंटेन 3 मेन बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी माहौल के जो जिंदा कंपोनेंट हैं उनके आगे बेटा 3 तरह के कंपोनेंट हैं, यानी उनको 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। वो कौन कौन से? दैट इज प्रोड्यूसर, दे मे बी कंज्यूमर्स और दे मे बी डीकंपोजर। तो बेटा याद रखिएगा, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या फिर वो कंज्यूमर हो या फिर वो डीकंपोजर हो, ये तीनों उन प्रोसेस में इन्वॉल्व है जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, यानी इन सब का ताल्लुक फीडिंग के साथ भी है, इन तीनों का ताल्लुक केमिकल्स की सर्कुलेशन के साथ भी है और इन तीनों का ताल्लुक एनर्जी के फ्लो के साथ भी है।